हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल दे आर द बिगिनिंग। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे थ्योरीज और मॉडल्स ज्योग्राफी में। इससे रिलेटेड 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। जो जितने भी पार्ट के जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज और मॉडल्स हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जियोमोर्फोलॉजी से। जियोमोर्फोलॉजी में सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड थ्योरी स्टार्ट होती है। सबसे पहले आती है टेट्रा हाइड्रल थ्योरी, जो लुथियन ग्रीन ने दी थी। क्या बताया था इन्होंने कि ओशन और कॉन्टिनेंट ट्रेंगुलर शेप में है, और फोर्स बताया था टाइडल फोर्स। ओके, इन्होंने क्या बताया, ट्रेंगुलर शेप में नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो सराउंडेड वाटर है, और जो साउथ पोल है फुल एंड से घिरा हुआ है। जो अंटार्कटिका वाले थे, याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है अब भी टेलर ने क्या है, कॉन्टिनेंटल मूव कर रहे हैं टाइडल फोर्स के कारण। इन्होंने माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश की थी। इन्होंने कहा कि टाइडल फोर्स के कारण एक वेक्टर की तरफ कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। फिर आते हैं अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल डीला ज्योग्राफी। फेमस कब हुई थी पर 1915 में, जब ये इंग्लिश में पब्लिश हुई वर्ल्ड वार के टाइम। इन्होंने फोर्सेस बताए थे बायन्सी और टाइडल, और इनसे रिलेटेड प्लेट टेक्टोनिक्स की एक वीडियो है, उसमें मैंने इन सभी को कवर किया है। आप वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हैरी एस ने 1960 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग दी। ये इनकी थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट रही प्लेट टेक्टोनिक्स में। इन्होंने बताया कि जो मिड और अटलांटिक का जो रीज है वो अटलांटिक ओशियन फैल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सी फ्लोर स्प्रेड करना है, इसकी थ्योरी के कारण प्लेट टेक्टोनिक्स फर्दर प्रूव होने में इजी रही। उसके बाद आते हैं आर्थर होम्स 1930 में कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी थी कि अर्थ में ऐसे कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं जो प्लेट को मूव कर रहे हैं। इसी इन्हीं की थ्योरी के बेस पे इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को प्रूव किया था। उसके बाद आते हैं मैकेंजी और पार्कर ने क्या किया था, इन सब की थ्योरी को कंबाइन किया और एक मेजर थ्योरी दी प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसको हम आज जानते हैं। उसके बाद आते हैं टूजो विल्सन। प्लेट क्या क्या काम किया, प्लेट वर्ड दिया, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री दी थी कि प्लेट सिर्फ ऐसे ऐसे मूव नहीं करती, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पर एक साइड में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इन्होंने ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का नाम दिया। हॉटस्पॉट जो हवाईयन आइलैंड्स है, उनका खोज भी इन्होंने की थी, क्योंकि उस टाइम कोई नहीं बता पा रहा था कि अगर कॉन्टिनेंट्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो कॉन्टिनेंट्स के एजिस पे वोल्केनो बनना ठीक है, पर ये हॉटस्पॉट वाले रीजन में वोल्केनोस क्यों फॉर्म हो रहे हैं, इस रिलेटेड इन्होंने थ्योरी दी थी हॉटस्पॉट साइट। ठीक है। उसके बाद आते हैं वाइन एंड मैथ्यूज। इन्होंने प्लेट के पैलियोमैग्नेटिज्म को इंडियन ओशियन में प्रूव किया था कि प्लेट मूव कर रही है, उसको पैलियोमैग्नेटिज्म से प्रूव इन्होंने किया था। उसके बाद आते हैं एडवर्ड स्वेस्ट। इन्होंने सियाल सीमा निपे, जो हम नाम पढ़ते हैं सियाल सीमा निपे, किसने दिए थे? एडवर्ड स्वेस्ट ने। फिर आते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड थ्योरी। इनसे रिलेटेड सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है कि गैसियस हाइपोथेसिस किसने दी थी? मैच द फॉलोइंग आएगी, इनमें से चार थ्योरीज आ जाएगी और आपको मैच द फॉलोइंग दे देगा, या फिर ईयर के अकॉर्डिंग अरेंज करना। इमैनुअल कांट ने गैसियस, ये गैसियस फॉर्म में था, उसके बाद अर्थ आज ऐसे फॉर्म ली। उसके बाद आता है नेबुलर। एक नेबुला का फॉर्म था ये लाप्लास। इनको आप जस्ट रिवाइज करना, कांट गैसियस हाइपोथेसिस नेबुलर लाप्लास, कांट गैसियस नेबुलर लाप्लास। फिर आते हैं प्लांटेसिमल थ्योरी, चैम्बरलिन और मोल्टन ने दी थी। टाइडल थ्योरी जीन्स जेफ्रे। ठीक है, इसको याद रखना, टाइडल थ्योरी जीन्स और जेफ्रे ने दी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी बिग बैंग थ्योरी, जोल डेमेटेर 1927, जो आज के टाइम में चल रही है। कि जैसे जैसे एक्यूमुलेट होते गए, वो एक टाइम में विशाल गोला बन गया और उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, इस कारण वो ब्रस्ट हुआ। उसके कारण आज के जो हम अर्थ या फिर जो अदर प्लैनेट्स देख रहे हैं, वो बिग बैंग थ्योरी के कारण है। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस दी थी रसेल ने। उसके बाद आता है यूनिफॉर्मिटिज्म, किसने दिया था? जेम्स हटन ने। प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट, इन्होंने ये भी कहा था। अर्थ ओरोग्राफी से रिलेटेड जो थ्योरीज है, बेस कॉल किसने दिया था? JW पावेल ने। आइसोस्टेसिस सी डटन ने दी थी। एरी और प्राट का भी नाम आता है आइसोस्टेसिस रिलेटेड।
ठीक है। इन्होंने फ्लोटेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने कंपनसेशन से। आइसोस्टेसी थ्योरी प्राड ने 1859 में दी थी। उसके बाद आती है माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड थ्योरी। माउंटेन बिल्डिंग में सबसे पहले आएगी कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी कि जो अर्थ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ऑब्वियसली प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करेगी, क्योंकि पहले इसका वॉल्यूम इतना था, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर इतना होगा तो प्लेट मूव करेगी। ये थ्योरी दी थी जेम्स और डाना है। जियोसिंक्लाइन थ्योरी कि सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं एक बेसिन टाइप के स्ट्रक्चर में, फर्दर प्लेट के मूव के कारण वो फोल्डेड माउंटेन्स का फॉर्म कर रहे हैं। इन्होंने बताया है जितने भी फोल्डेड माउंटेन्स है उसका रीजन है जियोसिंक्लाइन। फिर आती है टेंशनल थ्योरी। इन्होंने कहा कि टेंशनल थ्योरी के कारण माउंटेन बिल्डिंग हो रही है कि प्लेस एक दूसरी या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वोल्केनो के कारण बन रहे हैं। पर ये सभी माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज को प्रूव नहीं करती। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन आर्थर होम्स ने दिया था, ठीक है। और 1930s में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, मैकेंजी पार्कर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अल्फ्रेड वेगनर, ये सभी माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड। आपको याद रखना है कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी या फिर जियोसिंक्लाइन थ्योरी, ये मेजर है, ठीक है। और इन हाइपोथेसिस में भी आप देखोगे तो इमैनुअल कांट वाला याद रखना, नेबुलर याद रखना, और प्लैनेटेसिमल वाला याद रखना। और तो मेजर नहीं है, एक बिग बैंग थ्योरी। इन चार में से कोई एक आ सकता है। टाइडन थ्योरी जीन्स एंड रेप है। उसके बाद आती है स्लोप डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो स्लोप डेवलपमेंट में सबसे पहले नाम आता है स्लोप डिक्लाइन मॉडल, जो डेविस ने दिया था, ठीक है। 1899 में। फिर साउथ अमेरिका में वर्क किया था 1932 में। इन्होंने अगर कोई पूछ ले कि वर्क कहाँ किया था, डेविस का वर्क मेजरली फोकस था साउथ अमेरिका पे। फिर स्लोप डेवलपमेंट, स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल आता है पेंग का, कि स्लोप है वो रिप्लेस हो रहा है। इन्होंने ही कन्वेक्स, फ्री फेस, बेनिंग स्लोप, वैक्सिंग स्लोप इन्होंने ही दिया था 1924 में। फिर आता है पैरेलल रिट्रेट कि स्लोप डिक्लाइन नहीं करा, स्लोप बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा है, कि स्लोप की डिग्री ऑफ एंगल उतना ही है, जस्ट ये बैकवर्ड मूव हो रहा है। पैरेलल रिट्रेट मॉडल दिया था किंग ने 1957 में। इनका जो मेजर वर्क था वो एलियन प्रोसेस पे था, जो साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका वाला रीजन है। अ, इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है, जैसे इन्होंने, इन दोनों ने काम किया फ्लूवियल एरिया पे, इन्होंने काम किया एओलियन एरिया पे, ओके। हिल साइड स्लोप की बात करें तो वुड ने दी थी 1942 में। उसके बाद आता है स्ट्रालर, इन्होंने बताया था जो स्टेटिकल नेचर में रिलेटेड थ्योरी दी थी इन्होंने। स्लोप एंगल और चैनल ग्रेडियंट से रिलेट किया था इन्होंने, कि जो हिल स्लोप है उसका रिलेशन है चैनल के ग्रेडियंट से, ओके। अगर इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आती है कि स्ट्राला ने क्या चैनल ग्रेडियंट से रिलेट किया था स्लोप एंगल को। उसके बाद आते हैं डेविस। डेविस ने क्या पेनिप्लेन नाम दिया, मोनार्नाक नाम दिया, जो रेजिडुअल हिल थी। टैंक ने प्राइमेरम, इनिशियल स्टेज, एंड्रप, प्लेन, और इंसलब्रेट, जो रेजिडुअल हिल्स है। एंड्रप, पेनिप्लेन, इन्हें याद रखना। उसके बाद आती है टू साइकिल थ्योरी, जो केवरन फॉर्मेशन से गुफा पर सन से रिलेटेड है। टू साइकिल थ्योरी नाम याद रखना, डेविस, ये आ जाता है कभी कभी। वाटर टेबल थ्योरी स्विनर्टन आएगा तो आपको टू साइकिल थ्योरी लेविस कर लेना, बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हैं उससे। फिर आती है क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड थ्योरी। सबसे पहले रेन फॉर्मेशन से रिलेटेड थ्योरी देखें, क्लाउड इंस्टेबिलिटी और आइस क्रिस्टल थ्योरी, ये इन्होंने दी थी अल्फ्रेड वेगनर, जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। उसके साथ ही बर्गरसन और फिनसन ने पोलर एरिया से रिलेटेड आइस क्रिस्टल थ्योरी दी थी, कि रेनफॉल होती है उसमें जो रेन ड्रॉप्स है उन फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। आइस क्रिस्टल से याद रखना कि ये पोलर एरिया की। फिर कोलिजन और पॉल्सेंस की थ्योरी लैंगोमेर और सिम्पसन ने दी थी। सिम्पसन स्केल होता है यूरोपियन के लिए, उससे भी याद रख सकते हो। कोलिजन थ्योरी में क्या होता है कि एक्यूमुलेट करते हैं छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट एक बिग ड्रॉपलेट फॉर्म करने को। ये किस एरिया में होता है, ये लोअर लैटिट्यूड एरिया में होता है, ओके। उसके बाद थ्योरीज आती है एंटी साइक्लोन, साइक्लोन से रिलेटेड की। एंटी साइक्लोन थ्योरी किसने दी थी, गाल्टन ने दी थी। पोलर फ्रंट थ्योरी टेम्परेट रीजन में है, वी बजुर्गिंस और जे बजुर्गिंस, इनसे रिलेटेड इन्होंने, यही जो पोलर फ्रंट थ्योरी है जो मिड लेटीट्यूड में
टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं वो पोलर फ्रंट थ्योरी ने ही प्रूव किए थे। जैसे टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है कि जो फ्रंट्स है उनके कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती है, ये प्रूव किया था पोलर फ्रंट थ्योरी ने। एयर मास थ्योरी भी इन दोनों ने ही दी थी, वी बजरगिंस और जे बजरगिंस। जे स्ट्रीम किसने, रोजवेब से याद रख लेना, सीजी रोजवेब ने दी थी। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आता है फिर, हाँ ना, कोपेन ने दिया था 1900 में। इन्होंने मेजर नाम दिए थे। सबसे पहले ये सब टॉपिक देख लेना, ए से ट्रॉपिकल ह्यूमिड, उसके बाद जैसे आप इक्वेटर पे हमारे ट्रॉपिकल ह्यूमिड आ गया ए, फिर आ गया सब ट्रॉपिक, बी ड्राई क्लाइमेट जो डेजर्ट वाला एरिया है, उसके बाद ह्यूमिड मेसोथर्मल जो भी 30 डिग्री के बाद का एरिया उसको ह्यूमिड मेसोथर्मल। डी वाले को इन्होंने माइक्रोथर्मल बोल दिया 66 डिग्री पे। फिर आता है पोलर एरियाज। फिर इन्होंने क्या किया कि सब वर्ड दिए। अब से दिया इन्होंने फुल प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट दिया। अब से रखना फुल, मतलब पूरे ईयर बारिश होगी। हम से मानसून क्लाइमेट याद रख लें, मानसून में कब होती है, समर्स में रेनफॉल। डब्लू में क्या है कि उल्टा है कि डब्लू होगा तो विंटर ड्राई सीजन जैसे इंडिया का है, और समर में क्या होगा, वेल समर ड्राई सीजन। ठीक है, समर ड्राई रहेगा मेडिटेरियन क्लाइमेट की तरह, जिसको हम CS से डिनोट करते हैं। फिर आता है थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन। थॉर्नवेट ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, सबसे पहले US से रिलेटेड दिया था, जो उनके मेजर रीजन है 1931 है। 33 में इन्होंने वर्ल्ड को फिर रिवाइज किया था 1948 को। ये ईयर आ जाते हैं कि USA से रिलेटेड कब दिया था, 1931। और इन्होंने क्या पैरामीटर्स यूज किए थे, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, इन्होंने वेजिटेशन के बेसिस पे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया था। और इन्होंने किया है प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस और टेम्परेचर इफिशियंसी के बेस पे। और 1948 में पोटेंशियल इवेपोरेशन, ये पोटेंशियल इवेपोरेशन बारिश तो मान लो ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा हो रही है, पर वहाँ पे इवेपोरेशन भी तो ज़्यादा हो रहा है। तो ओवरऑल जो वाटर है, वाटर टेबल में बचेगा वो कितना रहेगा, वो पोटेंशियल इवेपोरेशन ही में एक गुड पैरामीटर माना है इन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि जितना वाटर बचेगा उसी अकॉर्डिंग वेजिटेशन फॉर्म होगी। उन्होंने ए वाले पार्ट पे इस रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये सीरीज दे देगा, वेट क्लाइमेट या फिर माइक्रो थर्मल मेसोथर्मल ऐसे नाम ले देगा। पोटेंशियल इवेपोरेशन कितनी होगी, ए वाले में वेट क्लाइमेट में ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, ठीक है। ह्यूमिड क्लाइमेट है तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, इसमें डिसीडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, इसमें रेन फॉरेस्ट। फिर आते हैं सब ह्यूमिड, क्योंकि ये इतना वाटर कंटेंट नहीं होता कि फॉरेस्ट बनकर रेन फॉर्म होते हैं। उसके बाद आता है सेमी एरिड स्टेटिक क्लाइमेट जो यूरोप वाला रीजन है। एरिड क्लाइमेट डेजर्ट लेस देन 16, क्योंकि हाई इवेपोरेशन होता है और लेस प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर इफिशियंसी इंडेक्स पे बेस इन्होंने किया था। सबसे पहले ट्रॉपिकल एरिया, फिर आता है मेसोथर्म, फिर माइक्रोथर्म। इनकी सीरीज आएगी कि ट्रॉपिकल एरिया 128 प्लस है, और मेसोथर्म वाला एरिया 64 से 127 है, माइक्रोथर्म 32 से 63। और टुंड्रा क्लाइमेट, फ्रोस्ट क्लाइमेट में 0 टेम्परेचर एफिशिएंसी। ओशिनोग्राफी से रिलेटेड थ्योरी आएगी तो सब्सिडेंस थ्योरी है, चार्ल्स डार्विन ने दी थी। स्टैंड स्टिल थ्योरी मरे ने दी थी। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी डेले ने दी थी। इन थ्योरीज का नाम आ सकता है या फिर ईयर वाइज इनको अरेंज करना आ सकता है। चार्ल्स डार्विन ने कि जैसे ही कोई हिल्स रेजिडुअल हिल है, इरोजन के कारण सी लेवल के नीचे चली जाएगी, तो उससे रिलेटेड इन्होंने सब्सिडेंस थ्योरी दी थी। इससे उससे पे कोरल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर आती है टाइड से रिलेटेड। सबसे पहले इक्विलिब्रियम थ्योरी आइजैक न्यूटन ने दी थी ग्रेविटेशन से रिलेटेड। डायनेमिक लाप्लास ने, आपने लाप्लास नाम में ओरिजिन ऑफ अर्थ में भी सुना होगा। वेवल ने दिया था प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। केनाल थ्योरी एडी से याद रखना। इनका आता है हर एक साल में क्वेश्चन आ जाता है, या फिर इनका हर 6 महीने में क्वेश्चन या तो इससे आएगा या इससे आएगा। इनको सीरीज और इनके कंट्रीब्यूटर का नाम आएगा। फिर आती है पॉपुलेशन से रिलेटेड थ्योरी। पॉपुलेशन रिसोर्स सीजन थ्योरी किसने दी, एकरमैन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड को 5 रीजन्स में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट वाला टाइप, USA कनाडा, जहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है,
पर पॉपुलेशन कम है। फिर आती है यूरोपियन टाइप, इसमें वेस्टर्न साउदर्न ईस्टर्न यूरोप वाली कंट्रीज आएगी। जापान, लैंड एरिया कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फिर आती है चाइना टाइप, इसमें वेरी हाई पॉपुलेशन है। इजिप्ट, इंडिया भी, बांग्लादेश भी, जो साउथ एशियन कंट्रीज है वो आ जाएगी। क्या है कि एरिया भी बड़ा है, साथ में पॉपुलेशन भी वेरी हाई है। ठीक है। फिर आता है ब्राज़ीलियन टाइप, इंडो चाइना, ब्राज़ील, बोलिया, इनमें पॉपुलेशन थोड़ी कम है, लैंड एरिया ज़्यादा है हालांकि, पर मीडियम है। आर्कटिक में विदाउट पॉपुलेशन डेजर्ट टाइप, अंटार्कटिका का ग्रीनलैंड वाला पार्ट हो गया। अमेजन बेसिन, जहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल ही कम है। उन्होंने किसने दिया था पॉपुलेशन? रिसोर्स रीजन की पॉपुलेशन है वो रिसोर्स के अकॉर्डिंग स्टेबल होती है, कि जहाँ रिसोर्सेज रहेंगे और मैक्सिमम पॉपुलेशन मिलती है। इसी बेस पे इन्होंने एकरमैन ने थ्योरी दी थी। उसके बाद आती है थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहले माल्थियन थ्योरी आती है 1988 में। बुक का नाम ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इन्होंने नेचर को कहा था कि कंट्रोल करती है पॉपुलेशन को। ये इनकी एजम्पशन थी। अ, ये प्रूव ही मानी जाएगी, क्योंकि अगर इन्होंने कोई एजम्पशन दी है तो अगर कोई बोल दे कि ये नेचर कंट्रोल दी पॉपुलेशन, ये माल्थस की एजम्पशन थी या नहीं, तो उसको ट्रू करके आना था। ओके। नेग्लेक्टेड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल एडवांसमेंट को इन्होंने नेग्लेक्ट किया था। पॉपुलेशन इन्होंने कहा था कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ेगी, एक, दो, फिर दो की मल्टीप्लाई दो से चार, चार को फिर दो से आठ, आठ इंटू टू। अर्थमेटिक में फुट बढ़ेगा, 1+1 मतलब प्लस होता जाएगा, 3, 4 ऐसे। इन्होंने पॉजिटिव चेक्स लिए थे, वार होगी, डिजीज वाला हो रही है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल किससे होगी? वार के कारण, डिजीज के कारण, ड्रॉट्स के कारण। फिर प्रिवेंटिव चेक्स क्या कर सकते हो? डिलेड मैरिज, अबॉर्शन और फैमिली प्लानिंग जैसी प्रोसेस। इनकी थ्योरी याद रख लेना और इनकी एजम्पशंस याद रख लेना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, फुट बढ़ेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्राइसिस पॉइंट यहाँ आएगा, उसके बाद पॉपुलेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज कम हो जाएगी। ये है रिसोर्स लाइन। एक टाइम तक ठीक था, उसके बाद ये पार कर जाएंगे, तो उसके बाद ये डिक्लाइन करना स्टार्ट हो। उसके बाद आती है मेजर थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इन्होंने 5 स्टेजेस दी थी, शुरुआत में 4 स्टेजेस थी, बाद में नोटेंस्टीन ने 1948 में 5 कर दी थी। ठीक है। अगर थ्योरी को रिवाइज किसने किया तो नाम आएगा फ्रैंक नोटेंस्टीन। बेस्ड किस पे बेस्ड थी? फर्टिलिटी, मोटिलिटी पे, कि फर्टिलिटी और मोटिलिटी के कारण पॉपुलेशन में कैसे चेंजेस आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने थ्योरी दी थी। 5 स्टेजेस बताइए। हाई बर्थ, हाई डेथ। यहाँ फर्स्ट स्टेज में जब इनिशियल स्टेज होती है, डेथ रेट भी आई है, बर्थ रेट भी आई है, क्योंकि डर होता है तो बर्थ रेट भी ज़्यादा होती है। फिर आती है हाई बर्थ रेट। मेडिकल सिचुएशन अच्छी होने के कारण जो डेथ रेट है उसमें गिरावट आ जाती है। थर्ड में डिक्लाइनिंग बर्थ, स्टेबल डेथ रेट। ओके। बर्थ रेट भी एजुकेशन या फिर पॉजिटिव चेक्स के कारण बर्थ रेट में डिक्लाइन आता है। लो बर्थ रेट होती है, फिर होती है लो डेथ रेट। फोर्थ स्टेज में क्या होगा? डेथ रेट भी लो, बर्थ रेट, जो यूएसए, जापान, फ्रांस, यूके में चल रहा है। इनका स्टेजेस आ जाती है कि हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, किसमें हाई डेथ, इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन आता है। और मेनली इंडिया में कौन सी चल रही है, इनके कंट्रीज के नाम है। इंडिया अभी गोइंग टूवर्ड्स फोर्थ स्टेज, अभी करंटली थर्ड स्टेज में ही। ओके। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, इसकी थ्योरी किसने दी थी? एडविन कैनन। जिस नाम आएगा कि किसने दी थी, 1924 में पॉपुलराइज किसने किया था? रॉबिन्स और डाल्टन ने। ठीक है। थॉमस डॉल ने डाइट थ्योरी दी थी। इस डाइट के अकॉर्डिंग पीपल्स को 3 ग्रुप में बांटा था, कि जो डाइट है वो डिसाइड करेगी कि फर्टिलिटी कितनी है। हाई डाइट ग्रुप, मिडल डाइट ग्रुप, ठीक है, सबसे कम होगी कि वो ज़्यादा पॉपुलेशन पे फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी रहेगी। फिर कास्ट्रो ने प्रोटीन कंजप्शन थ्योरी दी थी, कि जितना प्रोटीन इनटेक ज़्यादा होगा, फेटनेस बढ़ेगी, जिसके कारण फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। क्या? प्रोटीन इनटेक ज़्यादा तो फेटनेस इंक्रीज, फेटनेस इंक्रीज है यहाँ पे। ओके। तो फेटनेस इन लेडी फेटनेस जो डिक्रीज करता है फर्टिलिटी को। फिर आती है सैडलर की थ्योरी। सैडलर की थ्योरी डेंसिटी पे बेस्ड थी, कि जिस एरिया में डेंसिटी ज़्यादा रहेगी उस एरिया की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज इतने नहीं है। अगर दिल्ली का एग्जांपल लो, इनके अकॉर्डिंग था कि डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है
तो ये यहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी कम रहेगी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्रीज करेगी। और ये हर जगह एप्लीकेबल भी नहीं है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी उनकी बुक दास कैपिटल इन्होंने लेबर से रिलेटेड थ्योरी दी थी। डेविड रिकार्डो ने माल्थस की थ्योरी को ही एक्सेप्ट किया और अपनी थ्योरी भी दी कि लेबर से रिलेटेड, लेबर वेजेस से रिलेटेड। इनके नाम आएंगे जस्ट, किसने किस रिलेटेड थ्योरी दी थी। सबसे पहले इसमें याद करने वाली जो है हर्बर्ट स्पेंसर की बायोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। उसके बाद सेडलर की थ्योरी डेंसिटी पे बेस्ड है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। और अगर प्रोटीन कंजप्शन से आए तो सिर्फ ये चार मेजर है। और कार्ल मार्क्स से आप दास कैपिटल याद रख सकते हो। सरप्लस पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि जितनी पॉपुलेशन होगी उतने वर्कर, ठीक है। माइग्रेशन से रिलेटेड थ्योरी है, वो आती है रेवनस्टीन के लॉ माइग्रेशन से। क्या कहा था, डिस्टेंस दिखे, जितनी डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी एरिया के बीच में, वहाँ हम दोनों के बीच माइग्रेशन भी कम होगा। मेन कॉज क्या माइग्रेशन करने का, इकोनॉमिक की जॉब लेनी है। लार्ज टाउन से जल्दी ग्रो करते हैं माइग्रेशन से, नेचुरल इंक्रीज की बजाय। जो माइग्रेंट है वो अडल्ट होते हैं, फीमेल्स रेयरली माइग्रेट करते हैं, क्योंकि इन्होंने मेजर रीजन दिया था इकोनॉमिक। पर फैमिलीज माइग्रेट करती है मैरिज वगैरह का, तो इनकी थ्योरीज वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। जो मेजोरिटी ऑफ माइग्रेंट है वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ट्रेवल करते हैं, कि विलेज का एरिया हो गया तो वो सिटी में जाना प्रेफर करेंगे सिर्फ जॉब के लिए। ज़्यादा दूर है अगर 600 से 500 किलोमीटर, वो नहीं जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इनकी थ्योरी के टाइम ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं। ओके। फिर आती है मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, जेलेंस्की के द्वारा 1971। इन्होंने स्टेजेस बताई थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अकॉर्डिंग, प्री मॉडर्न, अर्ली, लेट ट्रांजिशनल, एडवांस सोसाइटी, फ्यूचर सुपर एडवांस। कि जितनी इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे इधर पुश फैक्टर ज़्यादा है, इधर पुल फैक्टर है, तो ये माइग्रेशन की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। सिर्फ इससे याद रख लेना, मोबिलिटी ट्रांजिशन और पुश पुल थ्योरी दी थी एवर्ट ली ने। इधर पुश फैक्टर है, इधर पुल फैक्टर है, इधर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इधर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है लिस्ट एफर्ट ट्री, जो जीप ने दी थी। जीप से आप अर्बन में भी नाम सुनोगे, रेंज साइज रूल दिया था। जीप ने यहाँ लिस्ट एफर्ट थ्योरी भी दी थी। लिस्ट एफर्ट याद रखना, एक लिस्ट कॉस्ट थ्योरी भी है अर्बन से रिलेटेड, पर लिस्ट एफर्ट याद रखना जीप से ये आ सकता है। इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल हर एक साल में आता रहता है, नाम आता है सोफर, बस इतना ही याद रखना है। ग्रेविटी मॉडल जॉन स्टुअर्ट ने दिया था, कि ग्रेविटी के कारण जैसे अट्रैक्ट करती है, उसी तरह जो जॉब्स वगैरह वो अट्रैक्ट करती है। इन थ्योरीज में क्या आता है कि जैसे इनके नाम आते हैं या फिर इनके ईयर आते हैं, कभी कभी चांसेस होते हैं कि इनके मेजर करेक्टरिस्टिक्स आ जाए, पर आप याद रख कर लेना जो मैंने बताया। अर्बन से रिलेटेड थ्योरीज देखें, सबसे पहले आती है सेंट्रल प्लेस थ्योरी, क्रिस्टालर ने दी थी 1930। तो किस पे बेस्ड थी, साउदर्न जर्मनी पे। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, थ्रेशोल्ड और रेंज ऑफ वुड्स। इन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट किया था ह्यूमन सेटलमेंट का हायरार्की में, ठीक है। कि एक साइड वाला टाउन किस पे डिपेंड करेगा, मेजर टाउन में, वो टाउन फर्दर मेजर टाउन पे डिपेंड करेगा। ये हायरार्की ऑफ सेटलमेंट बताया था इन्होंने। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, थ्रेशोल्ड लिमिट और रेंज ऑफ वुड्स। रेंज ऑफ क्या है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर कोई किसी को दूध खरीदना है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना चाहेगा, ठीक है। कि तो उसकी रेंज ऑफ वुड्स कितनी रहेगी। अगर किसी को ट्रैक्टर या फिर गाड़ी खरीदनी है तो उसकी रेंज ऑफ वुड यहाँ तक, कि मतलब वो यहाँ से दिल्ली तक भी जा सकता है व्हीकल खरीदने के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट की रेंज ऑफ वुड ज़्यादा है। फिर आती है थ्रेशोल्ड, कि किसी एक मार्केट को सस्टेन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कितने चाहिए। अगर शॉप खोल के बैठ रहे हैं अंडरग्राउंड में मर्सिडीज की, तो नहीं चलेगी, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल चाहिए उसके लिए। इन्होंने मार्केटिंग प्रिंसिपल दिए थे, K3 K4 नाम याद रख लेना। सीधा क्वेश्चन आएगा मार्केटिंग प्रिंसिपल में कितने, 3 4, एडमिनिस्ट्रेटर में 7 स्टेजेस थी।
इन्होंने कुछ ऐसा हेक्सागोनल फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो मार्केटिंग में वन एक के मार्केट है वो मेन मार्केट है। फिर इन्होंने कहा था कि जो आधा मार्केट है ट्रांसपोर्टेशन में वो डिपेंड करेगा। फिर पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल में साथ के साथ एरिया आ गया। ये इनको फॉर्मूला बनाने का जैसे हाफ हो गया। ठीक है, दो पार्ट यहाँ से हो गए प्लस में एक। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, तो इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो आप एक मेन वीडियो में देख लेंगे हम। इकोनॉमिक लोकेशन थ्योरी अगस्त लॉस ने दी थी 1954 में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। डिमांड पे इन्होंने फोकस किया। अर्बन इसको हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में फिर से देख लेंगे। अर्बन ज्योग्राफी की थ्योरी दी थी कंसेंट्रिक जोन बर्गेस ने, कि सर्कल सर्कल इनको जस्ट याद रखना है। इनके मॉडल को बोल्साई मॉडल भी बोलते हैं, इकोलॉजिकल थ्योरी ये नाम आता है। ठीक है, इसका मॉडल बेस्ड था शिकागो के सिटी पे। सबसे पहले हाई बिल्डिंग्स, फिर कोस एरिया, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले जोन ऑफ ट्रांजिशन आ गया, इंडिपेंडेंट वर्कर हो गए। उसके बाद आते हैं बेटर रेजिडेंस, जिनको मतलब फार्म हाउस वगैरह में रहना हो। कंप्यूटर जोन, ऐसे लोग जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। ओके, उसके बाद आते हैं वेज और सेक्टरल मॉडल हमर ओएट का 1939 में। इनसे रिलेटेड ईयर आएगा। इकोलॉजिकल थ्योरी किसकी थी सिटी स्ट्रक्चर पे, कंसेंट्रिक जोन मॉडल। ओके, हमारा एक का सेक्टरल मॉडल, जैसे आप चंडीगढ़ को देखते हो आज, सबसे पहले वाला सीबीडी उसके पास होगा, जोन ऑफ ट्रांजिशन बी वाला पार्ट, सीबीडी बीच में, जोन ऑफ ट्रांजिशन रेजिडेंशियल होगा लोअर क्लास का। ओके, उसके बाद आता है मल्टीपल न्यूक्लियाई, कि सेक्टर में भी नहीं होगा ना कंसेंट्रिक जोन में। हैरिस और ओल्डमैन ने मॉडल दिया था मल्टीपल न्यूक्लियाई सीबीडी। फिर हो गया ये फैक्ट्रीज वगैरह, ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया बाहर हो गई, इंडस्ट्रियल। उसके बाद आती है ओरिजिन ऑफ टाउन्स, कंसेप्ट ऑफ कि टाउन्स का ओरिजिन कैसे हुआ था, गॉर्डन चिल्ड्रन ने दी थी। ट्रांजिशन डिस्क्राइब ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर विलेजेस टू अर्बन सोसाइटी। इनकी बुक का नाम ये रख लेना, मैन मेक्स हिमसेल्फ इन 1936। अर्बन रेवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरी दी थी गॉर्डन चिल्ड्रन ने। फिर आते हैं हेनरी प्राइन थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन टाउन्स बताया है इन्होंने। सिटी ओरिजिन एंड सिटीज एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन, इनकी बुक का नाम आ सकता है बस। लुइस ममफोर्ड ने स्ट्रेटेजीज बताई थी। अ, इनकी कई बुक्स फेमस है, सिटी इन हिस्ट्री, कंडक्ट ऑफ लाइफ और कल्चर ऑफ सिटीज। ये दो इंपॉर्टेंट है, सिटी इन हिस्ट्री, कल्चर ऑफ सिटीज। इन बुक्स का नाम आ जाए तो लुइस ममफोर्ड करके आना। मेजर बुक्स और कॉन्सेप्ट अगर एक बार देखें तो ग्रोथ ऑफ सिटी किसने दी थी, बर्गेस ने। ज्योग्राफी ऑफ टाउन स्नेल्स ने दी थी, ये आ सकता है। मेगापोलिस वर्ड किसने दिया था, हर एक साल में याद आता है हर दूसरी बार, जिम गोटमैन ने। सेंट्रल प्लेस वर्ड किसने दिया था, जेफरसन ने दिया था, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। प्राइमेट सिटी किसने दिया था, जेफरसन ने। प्राइमेट सिटी में इन्होंने क्या किया था, एक मेजर सिटी है और बाकी सब सिटीज हैं, इन्होंने टोक्यो का एग्जाम्पल लिया था। कन्वर्सेशन पैट्रिक गेली नाम आता है, फादर ऑफ अर्बन ज्योग्राफी बोला जाता है। मेगा सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। कन्वर्सेशन क्या होता है कि जैसे दिल्ली है, एनसीआर है, वो उसका कन्वर्सेशन है कि उसके का वो मैच कर गए हैं। और अर्बन प्रिंस का टीएल स्मिथ ने। सीबीडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मर्फी ने। और वर्ड किसने दिया था, जेफरसन ने दिया था। ओके, उसके बाद रूरल प्रिंस आरजे प्रायर ने दिया। ए सिटी गेरवे, इनके नाम आपको एक बार देखने पड़ेंगे। ग्लोबल सिटी इंपॉर्टेंटली याद रख लेना, सास्किया सेशन ने दिया था। सेशन से याद रख लेना, ग्लोबल सिटी एक ओनली वुमेन है इन थ्योरीज में, तो ग्लोबल सिटी से याद रख लेना इसको। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड थ्योरीज थी बॉन्थिनन की। 6 जोन दिए थे 1826 में। 6 स्टेजेस में क्या याद रखना है, फर्स्ट स्टेज में कौन सी है, सेकंड में क्या है, थर्ड में। सबसे पहले आता है मार्केट गार्डनिंग, मिल्क प्रोडक्शन, जो सीबीडी को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जो फास्ट फूड है। और उसके बाद आता है
फायरवुड, उस टाइम फायरवुड एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज था। सेकंड कंसेंट्रिक जोन में फायरवुड आएगा। फिर आता है फार्मिंग, जिसमें कोई भी लैंड फेलो नहीं छोड़ी जाती, पूरी पे एग्रीकल्चर होती है फूड से रिलेटेड। फिर आता है क्रॉप फार्मिंग, फेलो एंड पॉस्चर, जिसमें 13% लैंड खाली छोड़ दिया जाता। फिर आता है थ्री फील्ड सिस्टम, ठीक है। एक साल जमीन खाली रहेगी, 2 साल उस पर खेती रहेगी, पर एक साल कुछ बोया रहेगा, और सेकेंड ईयर क्रॉप रोटेशन होगी। फिर आती है लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। ये स्टेजेस याद रख लेना, थ्री फील्ड सिस्टम याद रख लेना, और लाइफ स्टॉक फाइनल में। ये आप याद कर सकते हो। जोन वन आपको याद है मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। लाइफ स्टॉक याद है। सेकंड आपको इससे याद जस्ट याद किया करना है विदाउट फेलो, थर्ड फोर्थ, ओके। एग्रीकल्चरल रीजन दिए थे विट्सले ने, 30 रीजन दिए थे, नॉर्मली खर्डिंग इंसुलेटली, ये नाम दे रखे हैं पर आते नहीं। इंटेंसिव नाम याद रख लेना पहले डोमिनेंस के लिए। फिर आता है क्रॉप कॉम्बिनेशन मॉडल, वीवर ने दिया था 1954 में। फॉर्मूला इन पे आता है बस, और इनसे रिलेटेड कोई चीज़ अभी तक तो आई नहीं है, फॉर्मूला आएगा। ये फॉर्मूला क्रॉप कॉम्बिनेशन का किसने दिया था? वीवर ने दिया था। रफीउल्ला ने थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला, मतलब इससे याद रखना, इन्होंने, इनके फॉर्मूला का साइज बड़ा है रफीउल्ला, ठीक है। वीवर ने यूरोपियन पर्सन था तो छोटे में काम चला दिया। उसके बाद आता है डोइज मेथड, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज फॉर्मूला भी छोटा होता गया। डोइज फाइनल में आएगा 1959 में, लास्ट में इनके फॉर्मूले आएंगे लास्ट में। इनसे रिलेटेड सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी दी थी वेबर ने 1909 में। बुक का क्या नाम था? थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। किस पे बेस्ड थी? लिस्ट कॉस्ट लोकेशन पे। और इन्होंने मटेरियल का नाम दिया था, थ्योरी का नाम लिस्ट कॉस्ट लोकेशन की, जहाँ पे सबसे कम कॉस्ट पड़ती हो वही प्रेफरल लोकेशन है इंडस्ट्रीज के लिए। फिक्स्ड रॉ मटेरियल्स, प्योर रॉ मटेरियल, इन्होंने कुछ ऐसा एजम्पन्स ली थी कि कुछ मटेरियल होते हैं यूनिक, कि जैसे कोयला हो गया, आयरन हो गया, हर जगह नहीं मिलता, कुछ कहीं भी मिल जाता है, उसको यूबिक्विटस नाम दिया था। और प्योर रॉ मटेरियल जिनको प्रोसेस करने के बाद इनका वेट डिक्रीज नहीं होता, इसे रिलेटेड इन दोनों से रिलेटेड मटेरियल इंडेक्स दिया था। इनकी जो तीन लाइन्स आती है, आइसोटीम, आइसोडोपेन, क्रिटिकल आइसोडोपेन, इनको याद रख लेना। आइसोटीम इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। जो ये लाइन है यहाँ से इतनी दूर गया तो इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यहाँ 10 लग रहे थे यहाँ पर लगेंगे, ये इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लाइन है। आइसोडोपेन क्या किया था? वेयर इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, अगर मैं इधर 5 रुपये इंक्रीज हो रहे हैं तो इतने दूर जाने पे मेरे लेबर का डिमांड, जो लेबर है उसकी वेजेस भी डिक्रीज हो रही है। क्योंकि अगर गांव में आपको लेबर सस्ती मिल जाएगी, शहर में जैसे जैसे आओगे लेबर का प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। फिर आता है क्रिटिकल आइसोडो पे। इसमें क्या है कि एक लिमिट के बाद जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो उसको लेबर कॉस्ट को कंपनसेट नहीं कर सकती। इसको इन्होंने क्रिटिकल आइसोडोपेन नाम दिया था। मटेरियल इंडेक्स में क्या है? वेट ऑफ लोकल मटेरियल्स का आप ऊपर रखोगे, फिर फाइनल प्रोडक्ट को डाउन में। अगर मटेरियल इंडेक्स का साइज एक से ज़्यादा है तो मटेरियल ओरिएंटेड होनी चाहिए, कि अगर मटेरियल ओरिएंटेड में, अगर मटेरियल इंडेक्स जैसे यहाँ पे है, अगर आयरन है तो मटेरियल ओरिएंटेड होनी चाहिए। अगर जैसे कपड़ा मार्केट है उसमें वेट लॉस से ज़्यादा होता है, उसको भी मटेरियल इंडेक्स। अगर कुछ चीज़ें हैं जैसे अ, गाड़ी बन रही है, उसका सामान इंपोर्ट बहुत जगह से हो रहा है, तो जैसे ये मारुति का एग्जांपल लेके देखें, तो जो मारुति बन रही है स्विफ्ट की गाड़ियाँ, या फिर मारुति की जितने गुड़गांव में बन रही है, मटेरियल बाहर से आ रहे हैं, ये है मटेरियल ओरिएंटेड। इसका मटेरियल इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 होगा। और अगर स्लोस ने थ्योरी दी थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की 1954 में, एक रिस्टालर है कि जो था मॉडल, उसी के बेस थे थी हायरार्किकल मॉडल। इन्होंने क्या चीज़ ध्यान रखना है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट माना था, डिमांड और कंजप्शन पे फोकस किया था। इन्होंने किया था लिस्ट कॉस्ट पे, इन्होंने डिमांड और कंजप्शन पे फोकस किया, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा कंजप्शन, इन्होंने कहा कि ट्राई करो कि प्राइस कम रखो, कंजप्शन इंक्रीज होगी, और फायदा भी इंक्रीज होगा।
फिर आती है एरिया कॉस्ट कर्व थ्योरी, लियम स्मिथ ने दी थी 1966 में। बुक का नाम याद रख लेना, इंडस्ट्रियल लोकेशन इकोनॉमिक जोग्राफिकल एनालिसिस। इन्होंने क्या यूज़ किया था, आइसोप्लेट का यूज़ किया था। और क्या यूज़ किया था कि जैसे जैसे लिस्ट कॉस्ट डेविएशन से डायग्राम से देखना, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो डेविएशन कितनी है। जो इन्होंने कहा था कि ऑप्टिमम जो लोकेशन है वो कौन सी रहेगी, इसलिए इन्होंने दो चीज़ों का ध्यान रखा, एक तो रेवेन्यू और एक कॉस्ट कराओ का। कॉस्ट कराओ रेवेन्यू से याद रख लेना, अगर कॉस्ट कराओ कांस्टेंट है तो इन्होंने रेवेन्यू को कांस्टेंट, तो इनका शेप कैसे रहेगा, ए शेप में। ठीक है, रेवेन्यू में वी आता है, तो जब ये कॉस्ट को कांस्टेंट रखेंगे, रेवेन्यू को कांस्टेंट रखेंगे तो कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज वेरी करेगी। ठीक है, क्यों करेगी, जैसे जैसे मार्केट से दूर जाते जाएंगे क्या रहेगा, कॉस्ट इंक्रीज होगी। मार्केट के जितना रहेंगे कॉस्ट इंक्रीज होगी, दूर जाएंगे क्योंकि लैंड का एरिया भी सस्ता रहेगा, बाकी चीज़ें भी, तो कॉस्ट डिक्रीज रहेगी। रेवेन्यू इंक्रीज कैसे होगा, जैसे जैसे मार्केट के पास आएंगे रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ऑप्टिमम लोकेशन इन्होंने इंडस्ट्री रिलेटेड किस पे बेस की थी, कॉस्ट और रेवेन्यू ग्राफ पे। हूवर का मॉडल आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, नाम आता है रियलिस्टिक और एम्पिरिकल मॉडल पे। जस्ट इनके ईयर आएंगे बिहेवियरल अप्रोच पे, एलन कार्ड का था 1967 में। उसके बाद देखते हैं थॉट के कॉन्सेप्ट, इनको फर्दर हम थॉट वाले पोर्शन में देख लेंगे। पॉजिटिविज्म किसने दिया था, अगस्ट कॉम्टे ने दिया था। आइडियलिज्म हैरिस ने, रियलिज्म गिब्सन ने, क्रिटिकल टिपिनोन ने, फिनोमिनलिज्म नहीं आता वैसे, रेडिकलिज्म याद रख लेना, आर्पीट ने दिया था। बिहेवियरलिज्म दिया था किर्क एंड वॉलफर्ड में, जो मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट था। पी गोल्ड, आर वाइट, इनका नाम आता है, क्या आता है, रेडिकलिज्म आता है, बिहेवियरलिज्म आता है, मेंटल मैप आता है। वेलफेयर अप्रोच किसने दी थी, डेविड स्मिथ ने। इन्होंने व्हाट वेट वेयर एंड हाउ कैसे मिलता है, इस वे डेस थ्योरी दी थी। वेलफेयर अप्रोच डेविड स्मिथ, याद रखना। उसके बाद रीजनल में आता है रोस्टोव का ग्रोथ मॉडल, स्टेजेस दी थी 5 ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर प्रीकंडीशन फॉर टेक ऑफ, इन्होंने नाम दिए थे। इन स्टेजेस के नाम आएंगे और इनका ईयर आ सकता है। ठीक है, जस्ट इतना याद रख लेना। कम्युनिटी पोजिशन बर्नार्ड मिडल ने दी थी। बुक 3 की इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन, और इन्होंने स्प्रेड और बैकवाश इफेक्ट का यूज़ किया था। इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, स्प्रेड इफेक्ट क्या होता है कि एक बार जब एक सोसाइटी ग्रो कर जाती है तो वो इनकम है साइड वाले एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो जाती है। बैकवाश में क्या है, जो बैकवर्ड एरिया है उनके रिसोर्सेज को सिटी में कंज्यूम किया जाता है पर उतना आउटपुट नहीं मिलता। ये बैकवर्ड इफेक्ट था। इन्होंने कहा था जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो गरीब होती जाएगी, और जो डेवलप्ड कंट्री है वो और अमीर होती जा रही है। ये कम्युनिटी पोजीशन से बताया था। अनबैलेंस थ्योरी अल्बर्ट हर्टमैन ने दी थी। इनसे रिलेटेड अनबैलेंस थ्योरी की, एक चीज़ को आप अगर फैक्ट्री लगाओगे तो डिमांड बढ़ेगी रोड वगैरह की। अगर रोड्स बनाते हो तो अपने आप इंडस्ट्री की एक चीज़ पे फोकस करो, दूसरा अपने आप। तो इनसे रिलेटेड थ्योरी थी अनबैलेंस थ्योरी। और पेरिफेरी जॉन फ्रीडमैन ने दिया था। इन्होंने सबसे पहले स्टेज बताई थी प्री इंडस्ट्रियल सेल्फ स्पेशियंट नहीं है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे क्या होगा कि ट्रांजिशन से गुजरेगा तो एक मेजर सिटी फॉर्मेशन होगी, रिसोर्सेज डाइवर्ट होंगे, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल स्टेज में जाएगी, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल में। ठीक है, तो सभी सिटीज मेजर अपना अपना सीबीडी एरिया कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है ग्रोथ पॉल थ्योरी, पेरोक्स ने दी थी, और ग्रोथ सेंटर थ्योरी बॉडवेलर ने दी थी। इतना ही आता है इनसे रिलेटेड। जस्ट आप, मैं इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, फर्दर है इसी तरह अदर यूनिट से रिलेटेड मैं ट्राई करूंगा एग्जाम से पहले जल्दी वीडियो बन रहे। ये जितनी भी थ्योरीज है इनको आप एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना एग्जाम के टाइम। इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बने, नॉर्मली थ्योरी से रिलेटेड 8 से 10 क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप अगर ये भी कर लोगे ना, अगर जस्ट आप इनको रिवाइज करके चले जाना, 7 से 8 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।